सभी बच्चों को नमस्कार। अब आज हमने जूम ऐप के थ्रू सभी बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बच्चों का ही रिस्पॉन्स ठीक से आया और उसमें भी हमें आज पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकी, जिसमें हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही थी किसी न किसी टेक्निकल डिस्टरबेंस के कारण। इसको सुधार करके कल से प्रयास करेंगे कि ऐसी स्थिति ना आए और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का लाभ ले सकें। अब यहां पर बात आती है, कल हमने आपको कहा था वीबीटी के थ्रू, वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो भी है, वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने सन 1930 में इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी और उपसंयोजी यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। हमने एप्लीकेशन उपयोग तो इसके पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर इसका थ्योरी क्या लिखेंगे अगर आता है। वीबीटी के अनुसार सबसे पहले लिखना होगा कि सन 1930 में वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने उपसंयोजी या संकुल यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत का प्रयोग किया, जिसके अनुसार आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। पहला पॉइंट आता है कि केंद्रीय धातु परमाणु उपसंयोजी बंध बनाने के लिए या अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकृत कक्षक उपलब्ध कराते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या कौन है? द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता जो जितने बंध लगेंगे उतने खाली कक्षक उपलब्ध कराएंगे। इसमें दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है? कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु इन जो खाली संकृत कक्षक रिक्त उपलब्ध कराए हैं, जो रिक्त या खाली संकृत कक्षक उपलब्ध कराए हैं, उनमें लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करके, ठीक है, क्या करते हैं? एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। जैसे अगर वर्ग समतली भी आ सकती है, चतुष्फल की भी आ सकती है और अष्टफल की भी आ सकती है, अष्टफल की भी आ सकती है, कोई भी ज्यामिति आ सकती है। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं तो इनमें अंतः कक्षक और बाह्य कक्षक लैंड होते हैं। अंतः कक्षक के लिए n-1d 4 ns और np, बाह्य कक्षक के लिए ns np और nd। अगर इसकी चर्चा करें तो 3d 4s 4p, इसकी करें तो 4s 4p 4d। यहां पर हम 4d करेंगे तो यहाँ 5s आ जाइए, 5 के ही रहेंगे। अंतः कक्षक में एक अंदर की ओर चलना है जो प्रबल लिगेंड की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर हम पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकृत कक्षक उपलब्ध कराते हैं जो लिगेंड के साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं। दूसरे में बताया केंद्रीय धातु परमाणु अंतः कक्षक व बाह्य कक्षक संकुल यौगिक भी बनाते हैं, n-1 ns np और 3d 4s 4p। उदाहरण के अनुसार बाह्य कक्षक के लिए ns np nd 4s 4p 4d उदाहरण के अनुसार बनाते हैं। और संयोजी कोष में अब यहां पर एक और नई चर्चा आती है कि संयोजी कोष में जैसे हमने ये एक उदाहरण दिया 1 2 3 4 5, यस से अब हमने इनको भरा इस प्रकार से। अब संयोजी कोष ये है पूरा संयोजी कोष है, तो ये संयोजी कोष ही। संयोजी कोष में जो पहले से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अपन एक प्रकार से पढ़ चुके हैं। ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अगर चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद यदि अगर इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया तो अगर जैसे यहां पर नहीं है तो प्रतिचुंबकी संकुल यौगिक हो जाएगा, प्रतिचुंबकी। अगर यहां पर एक ऐसा आ गया तो ये अनुचुंबकी हो जाएगा, अनुचुंबकी। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कैसी आएगी कि ऐसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आ गया
तो ये अनुचुंबकी पे जाएगा, अनुचुंबकी हो जाएगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस प्रकार से है, तो ये प्रतिचुंबकी हो जाएगा। हमने पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया और चौथा बताया। अब एक बार हम इसको फिर से रिमाइंड कराते हैं, जो आपको अपने दिमाग पर जोर डाल करके समझना है। पहला हमने बोला कि उपसय संयोजी यौगिकों का ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, एक एक करके हम नोट भी करते चले। पहले पॉइंट पर क्या कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं, जो लिगेंड से उपसय संयोजी बंध का निर्माण करते हैं। पहला हो गया। अब दूसरा आता है सेंट्रल मेटल एटम, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु। दूसरे में कहता है कि इनके निर्माण से एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती। कौन कौन सी? रेखिक, वर्ग समतली, चतुष्फलकी और अष्टफलकी, उनकी समन्वय संख्या के आधार पर होगा। तीसरे में कहता है अब ये संकृत जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे संकृत कक्षक, इनमें दो प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं, अंतः कक्षक और वाह कक्षक। अंतः में कौन है आप जानते हैं, N-1d NS NP, वहां में NS NP और ND आ जाएंगे यहां पर। अब यहां पर 3D 4S 4P आ जाएंगे, तो यहां पर 4S 4P 4D आ जाएंगे। मतलब अगर ये अंतः में है तो ये पहले D, जिसमें हम पढ़ते ना अंतः में DSP संकरण या DSP2 संकरण, इसमें पढ़ते हैं SPD या SPD2 संकरण, इस प्रकार से पढ़ते, तो ये अंतः कक्षक हो जाएगा। चौथे में कहता है अगर संकुल यौगिक के निर्माण में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकी संकुल यौगिक होगा। अगर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अनुचुंबकी संकुल यौगिक उपस्थित होगा। आखिरी में कहता है प्रबल लिगेंड क्षेत्र में ये अंतः कक्षक संकुल यौगिक बनते हैं जो हुंडे के नियम का पालन नहीं करते हैं, जबकि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में, प्रबल में पता है COCN NH3 आदि आते हैं आपके, OX आता है, EN आता है, लेकिन दुर्बल में कौन आते हैं? दुर्बल में F आता है, H2 आदि आते हैं। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में जो वाह कक्षक संकुल यौगिक का निर्माण होता है, जो हुंडे के नियम के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन भरता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाएगा, कहां पर भरता है हुंडे के नियम के अनुसार? जैसे किसी का D7 था तो 1 2 3 4 5 6 7 ये भरेगा हुंडे के नियम के अनुसार अंतः वाह कक्षक में। अंतः कक्षक में कब कैसे भरेगा? 7 को कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ये टाइप हो गया। अब आप समझ गए होंगे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को नोट्स बनाकर आप हमें भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे आपने कितना सही किया कितना गलत। कल काफी ज्यादा लोगों ने बहुत सारा होमवर्क करके भेजा हुआ था, लेकिन आज किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश कहे कि अपना जूम का काम चालू नहीं कर पाए। अगर वो चालू हो जाता तो ऑनलाइन क्लास भी आपकी चालू हो जाती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।